हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर और आज लेके आ गया हूँ एक मजेदार सेशन। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक नया विषय के बारे में, यानी कि इस विषय का नाम है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का आज हम लोग दूसरा चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। दूसरा चैप्टर है आप लोगों के पाठ्य पुस्तक का राज्य एवं राष्ट्र की है। ठीक दोस्तों, इस चैप्टर का आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिएगा अंत तक। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है कितनी है? 22,553 रुपए, या फिर 25,494 रुपए, या फिर 6,610 रुपए, या फिर 54,850 रुपए। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें 2008 से 9 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वह है 25,494 रुपए। कितना है? 25,494 रुपया है। सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपया है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? थोड़ा क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 2014 के बोर्ड के परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक है, तो उसी शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी कैसी थी भाई? कृषि प्रधान, व्यवसाय प्रधान, उद्योग प्रधान, या फिर उपयुक्त दोनों? तो चलिए आपको बता दें, भारत स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वह कैसी थी? तो वह जो थी कृषि प्रधान थी। ठीक दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं भारतीय एक कृषि प्रधान देश है। ठीक, वो भी स्वतंत्रता के पूर्व। ठीक ना, समझ गए आप लोग? क्वेश्चन को समझिए कि स्वतंत्रता से पूर्व मतलब पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो कृषि प्रधान थी। ठीक, समझ गए यहां तक? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आइए, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई अंग्रेजों ने, व्यवसाय प्रधान, या फिर उद्योग प्रधानों ने, या फिर उपयुक्त तीनों? तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें फूट डालो और राज करो की जो नीति अपनाई थी वह अंग्रेजों ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने अपनाई थी। ठीक दोस्तों, समझ गए क्वेश्चन को? और क्वेश्चन पे एक बार नजर दौड़ाइए, क्योंकि क्वेश्चन जो है 2020 के बोर्ड के परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, समझ गए? चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक नया क्वेश्चन। आइए, 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं। तो चलिए आप लोग फटाफट से बताइए कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें अर्थव्यवस्था के जो प्रकार होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? दोहन किया, पोषण किया, या फिर शोषण किया? तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत ही बुरा हाल कर दिया था। यानी कि दोहन भी किया था, पोषण भी किया था और शोषण भी किया था। यानी कि यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा घ नंबर का, को, खो और गो तीनों किया। ठीक, समझ गए आप लोग? चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। आइए, 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि आजादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या है? क्या गया? बढ़ता गया, स्थिर है, घटता गया, को एवं खो दोनों? तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें आजादी के बाद भारत का प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वह बिल्कुल ही घटता चला जा रहा है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? और अभी भी घटता ही जा रहा है। ठीक, समझ गए आप लोग? चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक नया क्वेश्चन। आइए, 7 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो चलिए आपको बता दें बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी कि सबसे अधिक है। तो पटना का जो है सबसे अधिक है क्या? प्रति व्यक्ति आय बिहार के। ठीक, समझ गए आप लोग? और चलिए ये जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पे थोड़ा नजर दौड़ाइए। 2014 के एग्जाम में, 2018 के एग्जाम में, 2019 के एग्जाम में भी शानदार तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, इसलिए आप लोग सतर्क होगी और सावधानी पूर्वक अपने पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक दोस्तों, समझ गया? तो चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक नया क्वेश्चन। आइए, 8 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या होते हैं? तो आपको बता दें एक दूसरे के वह पूरक होते हैं। क्या होते हैं? पूरक होते हैं। क्या पूरक होते हैं? आर्थिक और मौद्रिक विकास एक दूसरे के जो है बिल्कुल ही पूरक होते हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में
क्या है, अंतर है, कोई अंतर नहीं है, कभी अंतर भी और कभी नहीं भी, उपर्युक्त में कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में कोई अंतर नहीं है। विकास और वृद्धि में कोई अंतर नहीं है साहित्य की दृष्टि में, ठीक, कोई अंतर है ही नहीं। किसमें अंतर नहीं है? विकास और वृद्धि में। किसकी दृष्टि में? किसके दृष्टि में? साहित्य के दृष्टि में। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि सतत विकास है अपने तथा आने वाली संतति का केवल सतत विकास है, या फिर केवल अपना सतत विकास होता है, या फिर केवल दूसरों का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, सतत विकास जो होता है वह सिर्फ अपने तथा आने वाले संतति का केवल होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि आय एक पारिश्रमिक है जिसे कोई अपने कार्य के बदले पाता है। क्या पाता है? मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक या फिर उपयुक्त तीनों। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर जिसका आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे, उपयुक्त तीनों हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग क्या हो जाएगा आंसर? उपयुक्त तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन क्या करा है कि आय एक पारिश्रमिक है जिसे कोई भी अपने कार्य के बदले मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक इसके बदले में पाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आइए 12 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि श्रम का पारिश्रमिक है। श्रम का पारिश्रमिक दोस्तों मजदूरी होता है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग। ब्याज ये तो हो नहीं सकता, लगान भी तो हो नहीं सकता, लाभ भी तो हो नहीं सकता है, यानी कि श्रम, मेहनत जो कर रहा है वो तो मजदूर ही कर सकता है एक मेहनत। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि पूंजी का पारिश्रमिक है। पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है? ब्याज होता है। ठीक, आप लोग सभी जानते हैं कि पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज होता है। और यहाँ पे देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन, भूमि का पारिश्रमिक फिर क्या है? आपको यहाँ बताना होगा कि भूमि का पारिश्रमिक क्या होता है यहाँ पे। तो चलिए आपको बता दें, भूमि का जो पारिश्रमिक हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? लगान हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा? लगान हो जाएगा। आप लोग सभी समझ रहे हैं इसको। तो चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है। यह कथन है, यह कथन किसका है भाई कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है? तो यह जो कथन है वह है रेगनर नर्स का। किसका है? रेगनर नर्स का। ठीक, समझ गए क्या है कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है। बिल्कुल ही सत्य कथन है, बहुत ही पावरफुल कथन है। और यह जो है आजकल हमारे समाज में, देश में, सब जगह जो है यह कथन का पालन होता है। पालन क्या होता है कि गरीबी गरीबी को ही जन्म देता है। यह कथन जो है रेगनर नर्स का है। यह चीज याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि विकसित राज्यों में ऊंची होती है। विकसित राज्यों में क्या ऊंची होती है? पूंजी निर्माण दर, प्रति व्यक्ति आय, या फिर सेवाओं का मूल्य, या फिर उपर्युक्त तीनों। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें क्या ऊंची होती है विकसित राज्यों में। तो प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे ऊंची होती है। कहां पे? विकसित राज्यों में। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है। तो आप लोग फटाफट से बताइए कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल होता है? वस्तुओं का मूल्य, वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, सेवाओं का मूल्य सिर्फ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों 17 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जो शामिल होता है वह वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल होता है। ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक नया क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 18 नंबर का क्वेश्चन, कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च के अंतर क्या कहलाता है? खर्च का अंतर क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, या फिर कुल घरेलू उत्पाद कहलाता है, या फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है? तो चलिए दोस्तों 18 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है कि कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। चलिए भाई बताइए कि राष्ट्रीय आय किसके समतुल्य होता है? तो चलिए आपको बता दें, राष्ट्रीय जो समतुल्य होता है वह उपभोग, व्यय एवं विनियोग के योग के समतुल्य होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक 20 नंबर का क्वेश्चन। आइए 20 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है। चलिए राष्ट्रीय आय की धारणा में क्या शामिल है आप लोग फटाफट से बताने की कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, राष्ट्रीय आय की धारणा में केवल सकल घरेलू उत्पाद यह भी शामिल है, इसमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यह भी शामिल है, केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद यह भी शामिल है, यानी कि उपयुक्त तीनों हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? उपयुक्त तीनों हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, यानी कि इसका जो हो जाएगा
घो नंबर हो जाएगा और क्या होगा, उपयुक्त तीनों हो जाएगा आंसर। ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान का वर्ष था। सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय जो अनुमान लगाया था, कब लगाया गया था? तो आइए आपको बता दें किस नंबर का जो आंसर हो जाएगा 1868 ईस्वी में लगाया गया था। क्या लगाया गया था? राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1868 ईस्वी में लगाया गया था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो चलिए, भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति जो आय थी वह 20 रुपया थी। कितनी थी दोस्तों? 20 रुपया थी। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक नया क्वेश्चन। 23 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना विधि है। क्या है क्वेश्चन? की राष्ट्रीय आय की गणना विधि है, व्यवसायिक गणना विधि, उत्पादन गणना विधि या फिर मूल्य योग विधि या फिर इनमें तीनों। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें 23 नंबर का जो आंसर हो जाएगा इनमें से तीनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनमें से तीनों हो जाएगा, इनकी व्यवसायिक गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग विधि, राष्ट्रीय आय की गणना विधि, यह सब होता है। ठीक, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इसी के साथ साथ एक पावरफुल क्वेश्चन के साथ आपको रूबरू कराते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो चलिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो स्थापना हुई थी वह जो कब हुई थी आपका 1954 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1954 ईस्वी में हुई थी। क्या हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। ये जो क्वेश्चन है आपका 2022 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ, इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए, सावधान रहिए और शानदार तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जो है जारी रखिए। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो चलिए आपको बता दें, बिहार में जो है शिवहर जिले में सबसे कम है प्रति व्यक्ति आय। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं एक पावरफुल क्वेश्चन के साथ। आइए 26 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, प्रत्येक कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष कर, सॉरी प्रत्येक नहीं, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? आयकर को या फिर उत्पाद कर को या फिर बिक्री कर को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों 26 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका, आयकर को प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए जो क्वेश्चन है 2017 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 27 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? ठीक, क्या है क्वेश्चन की दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? यानी कि जो ये लगाया था दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में लगाया था। ठीक दोस्तों, इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किस एंगल से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, सब तरह का क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिए और धैर्य रखिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है कि योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है 3.5% या फिर 4.2% या फिर 6.5% या फिर 7%। तो चलिए दोस्तों 28 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 4.2%। ठीक, यानी कि योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर 4.2% रही है। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं एक नया क्वेश्चन के साथ। आइए 29 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है किसकी होता है? तो सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान होता है बिहार की आय में। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक नया क्वेश्चन। आइए 30 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक या फिर उपयुक्त तीनों। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, उत्पादन एवं आय की गणना विधि जो है इनमें से सभी है, यानी कि उपयुक्त तीनों है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग 30 नंबर का क्वेश्चन को। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक नया क्वेश्चन। आइए 31 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? तो चलिए, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग जो है इसका जो है क्या है? कृषि है। आप लोग सभी जानते हैं क्या है? कृषि है। ठीक, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कृषि ही होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसके साथ साथ मिलते हैं एक पावरफुल क्वेश्चन के साथ। आइए 32 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि y बराबर c+i फॉर्मूले को बताया है, किसने बताया है? तो प्रोफेसर केन्स ने बताया है। ठीक, और ये जो फॉर्मूला है यह आय की है। ठीक दोस्तों, आय समझ रहे हैं आप लोग? इनकम,
ठीक ना, इनकम को आय कहा जाता है। ठीक, y बराबर सी प्लस आई, ये जो फॉर्मूला बताया है यह प्रोफेसर किन्स ने बताया, और ये जो फॉर्मूला है यह आय की है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है, तो चलिए आपको बता दें, राष्ट्रीय आय का जो अर्थ होता है उत्पादन के संसाधनों की आय। ठीक, राष्ट्रीय आय का अर्थ यही होता है कि उत्पादन के संसाधनों की आय होता है इसका अर्थ। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन है। 34 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो चलिए आपको बता दें, भारत में गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है आपका 3-3 साल बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है, 2013, 2015 और 2021 के बोर्ड की परीक्षा में भी यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो चलिए आपको बता दें, भारत में जो वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक नया क्वेश्चन है। 36 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो चलिए दोस्तों, भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है वह CSO करता है, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक, समझ गए आप लोग। भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है वह केंद्रीय सांख्यिकी गठन करता है। ठीक, यह चीज याद रखिएगा, CSO। ठीक, समझ गए आप लोग। सेंटर्ड सांख्यिकी मतलब स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन संगठन। ठीक, सेंटर स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO। ठीक, और यह जो क्वेश्चन है आपका 2021 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है आपका 2021 और 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक, क्या कर रहा है क्वेश्चन कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 38 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, राजकीय आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों 38 नंबर का जो हो जाएगा आपका आंसर वो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। ठीक, यानी कि गो नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे रहन सहन का स्तर को प्रभावित करता है प्रति व्यक्ति आय। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2021 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक, उसी शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं एक पावरफुल क्वेश्चन के साथ। 39 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है भारत के सकल घरेलू उत्पादन में। ठीक ना, क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक होता है किसका क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग 39 नंबर का आंसर को। चलिए ये जो क्वेश्चन है आपका 2022 में पूछा हुआ है शानदार तरीके से। ठीक, उसी शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कर रहा है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी, अल्फ्रेड मार्शल, या फिर किन्स, या फिर पीगू, या फिर रैगनर नर्क्स ने। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, गरीबी के कुचक्र की धारणा जो दी वह दी है रैगनर नर्क्स ने। ठीक, किसने दी है गरीबी की कुचक्र की धारणा, रैगनर नर्क्स ने। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है 2022 और 2000 ओ माय गॉड इस बार ही पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक दोस्तों, समझ गए हैं। तो चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, तो चलिए दोस्तों आय तथा उपभोग के अंतर को जो है कहते हैं बचत। क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2022 में पूछा हुआ है। ठीक, आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक दोस्तों, समझ गए। तो चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष भर में किस देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, वर्ष भर में, मतलब वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब पूरे साल में किसी भी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक दोस्तों, डिफिनेशन याद हुआ, परिभाषा याद हुआ आपको कि राष्ट्रीय आय कहते हैं किसको है, तो राष्ट्रीय आय उसको कहते हैं कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपका
2023 के बोर्ड के परीक्षा में पूछा हुआ है, ठीक। उसी शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। आइए 43 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित करती है। तो दोस्तों 2400 कैलोरी वह निर्धारित करती है। और ये जो क्वेश्चन है आपका आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसी बार पूछा हुआ है, ठीक। क्या पता आपको इस बार पूछ दे, इसलिए आप लोग हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान होकर अपनी पढ़ाई को जो है जारी रखिए। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 44 नंबर के क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कह रहा है कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। तो यह जो पुस्तक जो लिखी है वह दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने लिखी है, ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए यह जो क्वेश्चन है आपका 2023 के बोर्ड के परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है, ठीक। उसी शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य में जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो चलिए आपको बता दें, मूल्य योग विधि यह एक ऐसा विधि है जिसके अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए ये जो क्वेश्चन है आपका 2023 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है, ठीक। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक नया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन कह रहा है 46 नंबर का कि 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो चलिए आपको बता दें, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के जो अध्यक्ष थे वह थे इब्राहिम रहमतुल्लाह। क्या कौन थे? इब्राहिम रहमतुल्लाह। क्या थे कि राजस्व आयोग के अध्यक्ष थे। कब बने थे? 1921 में, ठीक, समझ गए आप लोग। ये जो क्वेश्चन है आपका 2023 के बोर्ड की परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है, ठीक। उसी शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 47 नंबर का कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, ये जो क्या घोषणा हुई थी औद्योगिक नीति का वह 1949 में हुई थी। 1949 में भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए जो क्वेश्चन है 2023 के बोर्ड की परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 48 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि पीसीआई का अभिप्राय क्या है। तो दोस्तों पीसीआई का पर कैपिटा इनकम होता है, इसका अभिप्राय, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि पर कैपिटा इनकम पीसीआई, ठीक, यह अभिप्राय होता है पीसीआई का। पीसीआई का अभिप्राय क्या होता है? पर कैपिटा इनकम। तो चलिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका 2022 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है, ठीक। आप लोग समझ सकते हैं कि आपको किस तरीके से अपना पढ़ाई जारी करना है, ठीक, ताकि बहुत ज्यादा नंबर आने की संभावना होती है किसमें? आपके परीक्षा में, बोर्ड के परीक्षा में। जब आप परीक्षा देंगे उसके साथ साथ आपका रिजल्ट भी आएगा, तब उसके साथ साथ तो आएगा ना नंबर आपका, जी बहुत नंबर आएगा। अगर आप लोग शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रखेंगे तब आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। और धैर्य रखिए और शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। तो चलिए दोस्तों इन 48 के 48 क्वेश्चन में अगर कहीं भी आपको आंसर ढूंढने में दिक्कत हो, बुक में दिक्कत हो, तो टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे देखिए शानदार तरीके से 48 के 48 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर जो है दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास में हम लोगों ने आपके अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कवर कर चुके हैं। पहला चैप्टर तो पहले ही कवर कर चुके हैं, दूसरा चैप्टर आज कर लिए, ठीक। फिर मैं लेके आऊंगा कल एक नया विषय का नया चैप्टर, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, ठीक दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए होंगे के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे।